ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि वर्तमान के सभी परीक्षाओं के लिए इतिहास के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उन सभी बिंदु को देखेंगे आज हम। और इससे संबंधित MCQ भी हम लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुख्य बिंदुओं को देखें, उसको पढ़ें अच्छे से। सबसे पहले हम देखें गवर्नर जनरल और वायसराय। तो अगर हम बात करें जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर की अगर हम बात करें तो बंगाल के गवर्नर में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो वारेन हेस्टिंगस की सबसे पहले हम बात करेंगे। और वारेन हेस्टिंगस का अगर हम कार्यकाल देखें तो वारेन हेस्टिंगस का भारत में कार्यकाल 1774 से, इसका कार्यकाल 1774 से 1785 तक रहा। वारेन हेस्टिंगस, बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंगस 1774 से 1785 तक रहा। इसके समय में कई मुख्य काम किए गए, जैसे काउंसिल, और जो काउंसिल था और सुप्रीम कोर्ट था, इन दोनों के बीच झगड़ा का निपटान अगर हम बात करें। उसके बाद प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है देख लेंगे। इसके समय में प्रथम मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। इसके समय में ही द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। तो महत्वपूर्ण चीजें इसके समय में हम देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसी के समय में की गई थी मुख्य रूप से। और इसके समय में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी इसी के समय, वारेन हेस्टिंगस के समय। और अगर हम बात करें तो कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो देखेंगे कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो महाभियोग जो है इसी के समय में शुरू किया गया था, वारेन हेस्टिंगस के समय में। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं बंगाल के गवर्नर के विषय में, ठीक है। तो एक एक बिंदु को आप अच्छे से, महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उन सभी को देखेंगे। तो वारेन हेस्टिंगस का समय 1774 से 1785, इस बात को याद रखेंगे। वारेन हेस्टिंगस के बाद कौन आया? सर जॉन मैकफर्सन। इसके बाद आया था मैकफर्सन, लेकिन मैकफर्सन का कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं रहा, करीब यह 1785 से 1776 तक ही इसका कार्यकाल रहा। और इसके समय में अस्थायी गवर्नर जनरल, देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह अस्थायी गवर्नर जनरल रहा। ये अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में यह रहा था। कौन? तो सर जॉन मैकफर्सन जो है अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में रहा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद देखेंगे हम जो बंगाल का गवर्नर हुआ वह हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस। देख लीजिए, इसके बाद हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें, इन बिंदुओं को भी हम देखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक कार्यकाल रहा। किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का रहा। और इसके समय में एक तरह से हम बात करें तो अदालतें जो हैं वो निरंतर काम करने लगी। भूमि टैक्स, यानी कि इसके समय में जो मुख्य रूप से हुआ वो भू कर का प्रारंभ किया गया। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, ये आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया। और इसी के समय में
तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही माना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कई काम किए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सिविल सेवा भी प्रारंभ किया गया था। तो मुख्य रूप से न्यायिक संगठन की स्थापना की गई, सिविल सेवा प्रारंभ की गई। तो आप इन सभी पॉइंट्स को लिख लेंगे। सिविल सेवा प्रारंभ की गई, ठीक है। इसके समय में जिलों में पुलिस थाना की स्थापना। देखिए, प्रत्येक जिला में या यूं कहें जिलों में पुलिस स्टेशन यानी कि थाना की स्थापना कॉर्नवालिस के समय में ही की गई थी। और एक तरह का कोड का निर्माण भी यानी कि जिला वगैरह का कोड का निर्माण भी इसी के समय में हुआ था, कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी, न्यायिक संगठन की स्थापना की गई थी, छूट गया है तो इसको लिख लेंगे। न्यायिक संगठन की स्थापना की गई थी मूल रूप से तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है। तो तीन आपने बंगाल के अगर हम बात करें तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के बारे में देखा तो ये आपका बंगाल का गवर्नर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके बाद ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। ये सारे बिंदुओं को आप लिखें, अपने कॉपी में नोट करें और एक एक बिंदु जो है सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है सर जॉन शोर। देखिए, इसके बाद आता है आपका सर जॉन शोर। देखिए, सर जॉन शोर। और सर जॉन शोर का कार्यकाल जो रहता है 1793 से 1798। देखिए, 1793 से 1798 इसका कार्यकाल रहता है। और इसके समय में अगर हम बात करें तो अहस्तक्षेप की नीति इसके समय में आई थी। अहस्तक्षेप की नीति इसी के समय में किया गया था। और देशी राज्यों में फ्रांसीसियों का षड्यंत्र वगैरह इसी सर जॉन शोर के समय में हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण जो बंगाल का गवर्नर रहा वह रहा लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली, इस लॉर्ड वेलेजली का काम 1700 एक कार्यकाल की अगर बात करें तो 1798 से, देखिए 1798 से 1805 ये आपका लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल रहा। इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या रही, इसमें सहायक संधि सबसे महत्वपूर्ण। तो लॉर्ड वेलेजली के समय में सहायक संधि की शुरुआत की गई थी और इसी के समय में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय में किया गया और तृतीय मराठा युद्ध इसी के समय में हुआ था। देखिए, तृतीय मराठा युद्ध, इन तीनों बिंदुओं को याद करें। सहायक संधि की शुरुआत की गई और सहायक संधि में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सहायक संधि करने वाला अगर राज्य पूछेगा तो सहायक संधि करने वाला राज्य जो है वो आपका हैदराबाद हो गया, फिर आपका हो गया मैसूर हो गया, तंजौर हो गया, अवध हो गया, पेशवा हो गए, बरार हो गया। इन सभी के साथ जो है मूल रूप से सहायक संधि की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये लॉर्ड वेलेजली काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आमतौर पर सहायक संधि ही आप याद रखें। सहायक संधि किसके साथ की गई थी? हैदराबाद के साथ की गई थी, हैदराबाद के निज़ाम के साथ, मैसूर के साथ, तंजौर के साथ, अवध के साथ, उसके बाद पेशवाओं के साथ, बरार के साथ, और जो ग्वालियर के भोसले हैं, ग्वालियर महाराष्ट्र के भोसले, सिंधिया, इन सभी के साथ लॉर्ड वेलेजली के समय में ही सहायक संधि किया गया था। और लॉर्ड वेलेजली के समय में मुख्य बातें क्या हुई थी? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है फोर्ट विलियम की स्थापना। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका फोर्ट विलियम, देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी वेलेजली के समय में की गई थी। और इसकी अगर हम बात करें तो इसके समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। तो इन सभी बिंदुओं को अच्छे से आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, अगला जो होगा आपका नेक्स्ट बंगाल का जो गवर्नर होगा, नेक्स्ट बंगाल का गवर्नर वह आपका होगा, देख लीजिए,
लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल जो रहा वह 1805, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में। और अगर बात करें तो इससे एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो कहाँ पर है, तो इस पॉइंट्स में भी आएगा। लेकिन आप देख लें कि इसका कार्यकाल पूरा गाजीपुर में रहा और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र बनी 1805 में। उसके बाद आया सर जॉर्ज बार्लो आया। तो सर मैं लिख देता हूं सर जॉर्ज बार्लो। तो सर जॉर्ज बार्लो जो है ये 1805 से 1807 तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसके समय में मराठाओं का और सिंधिया का सिपाही विद्रोह हो गया। इसके बाद आया आपका लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो की बात करें तो 1807 से लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 तक लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल रहा, ठीक है। और इसके समय में फ्रांसीसियों के उपनिवेश पर अधिकार हो गया सीमा में। तो देखिए इसके बाद बंगाल का जो एक तरह से बंगाल का जो गवर्नर हुआ वह हुआ मार्क्सिस ऑफ हेस्टिंग्स। एक तरह से बात करें तो हेस्टिंग्स हुआ, ठीक है, हेस्टिंग्स हुआ। और इसका कार्यकाल 1813 से 1823 तक रहा। तो 1813 से 1823 तक रहा। और इसके समय में कई काम हुए, गोरखा युद्ध हुआ, पिंडारियों का इसके समय में दमन हुआ, है ना। शिक्षा को राजकीय सहायता प्राप्त हुआ। इसके बाद आया लॉर्ड एम हर्स्ट 1828 तक रहा। और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण हम डायरेक्ट देखेंगे अब लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल 1828 से 1833 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल रहा। इसके समय में देखिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके समय में ठगी प्रथा का अंत किया गया, ठीक है। इसके समय में मुख्य रूप से ठगी प्रथा का अंत हो गया। और राजा राम मोहन राय के, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया गया। तो 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का भी एक प्रकार से समाप्त किया गया भारत में। और इस प्रकार से हम देखें तो मैसूर को अंग्रेजी राज्यों में विलय कर लिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे मैसूर को अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। तो इस प्रकार से आपने टोटल जो आपने देखा वो आपने देखा बंगाल का गवर्नर, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में अगर हम बात करें तो यह क्या था भाई, बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही कहा जाता है कि भाई भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपका होगा मूल रूप से भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल का काम कब से शुरू होता है, देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत में भारत का गवर्नर जनरल का काम। और भारत का पहला, देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन रहा, तो यही रहा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर। भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही कहा जाता है। यानी अगर हम इस व्यक्ति की बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण 1833 से 1835 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा और इसे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए
इसे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता के रूप में इसको जाना जाता है। भाई आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी के समय में क्या हुआ था, तो मैकाले को रिपोर्ट भेजा गया था, ठीक है, और इसके समय में ली कमीशन की नियुक्ति, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ली कमीशन की नियुक्ति की गई थी इसी के समय, ठीक है। तो आइए 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल आपका प्रारंभ हो गया है सीरीज। पहले आपने बंगाल का गवर्नर देखा, अब भारत का गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल आपका यही रहा, लॉर्ड विलियम बेंटिक रहा, और इसके समय में इसे आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है, और ली कमीशन की नियुक्ति इसके समय में की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे तो सभी महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद जो है दूसरा आपका जो बनता है भारत का गवर्नर जनरल, तो दूसरा भारत का गवर्नर जनरल बनता है आपका सर चार्ल्स मेटकार्फ। देखिए अगर हम बात करें चार्ल्स मेटकार्फ, और चार्ल्स मेटकार्फ का कार्यकाल 1835, मात्र एक ही साल यह रहता है, 1835 से 1836। और चार्ल्स मेटकार्फ से एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो सबसे अधिक पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता। तो इसके समय में क्या हुआ था भाई, इसके समय में प्रेस की स्वतंत्रता, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है आपका लॉर्ड ऑकलैंड, इसके बाद आपका बनता है लॉर्ड ऑकलैंड, और लॉर्ड ऑकलैंड का जो कार्यकाल है 1836 से 1842 तक इसका कार्यकाल है, 1836 से 1842 तक ये लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल है। और इसके समय में एक ही हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इसके समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, जो 1836 से 1842 तक रहा। इसके बाद लॉर्ड एलन बरो, देख लीजिए लॉर्ड एलन बरो, और लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल 1842 से 1844, ये करीब 1842 से 1844 तक कार्यकाल रहा। और इसके समय में ही रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। लॉर्ड एलन बरो के समय में ही रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई। देखिए तो आप सभी छुट्टी लेते हैं रविवार को, तो रविवार की छुट्टी जो है इसी के समय में शुरुआत हुई। अगर इसका पार्टिकुलर डेट देखें तो 1843, सीधा याद रखेंगे 1843 से लॉर्ड एलन बरो के समय में रविवार की छुट्टी की प्रारंभ की गई। और जो सिंध था इसके समय में एक और मुख्य काम किया गया, सिंध को अंग्रेजी सत्ता, एक तरह से बोलें तो अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, अंग्रेजी साम्राज्य में सिंध को मिलाया गया, ठीक है, और अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था लॉर्ड एलन बरो के समय में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में हम देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल, नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है हम उसी को देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856, 1848 से, और इसको VVI समझ लें क्योंकि लॉर्ड डलहौजी सबसे महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में हड़प नीति लागू की गई थी। देखिए राज्य हड़प नीति लागू की गई थी। तो हड़प नीति क्या होती है कि एक राज्य जो है, एक राज्य में अपनी सेना भेजकर धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ाकर उस राज्य पर अधिकार कर लेना, और इसी प्रकार से जो छोटे छोटे राजवाड़े थे उन राजवाड़ों को अंग्रेजी सत्ता में मिलाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई थी जिसका नाम था हड़प नीति। और इस नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम जिसको हड़पा इसने, उसका नाम था सतारा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले सतारा को हड़पा, उसके बाद जैतपुर, सतारा को, उसके बाद जैतपुर, उसके बाद संभलपुर। देखिए सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उसके बाद अगर हम बात करें तो बाघाट को हड़पा इसने, उसके बाद इसने उदयपुर को हड़प लिया, ठीक है। उसके बाद इसने जो हड़पा वो झांसी को हड़पा इसने,
झांसी और उसके बाद नागपुर, उसके बाद नागपुर को हड़पा। तो इसने मूल रूप से डलहौजी ने राज्य हड़प नीति को अपनाया था और राज्य हड़प नीति के अंतर्गत इसने कई राज्यों को हड़पा। इसके समय में अगर हम बात करें तो नागरिक सेवा, यानी कि अगर हम देखें उस समय यूपीएससी यही था, ठीक है, नागरिक सेवा के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा, ठीक है, परीक्षा प्रारंभ की गई थी। इसके समय में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि इसको बोलते हैं पीडब्ल्यूडी, तो पीडब्ल्यूडी की स्थापना अगर आपसे पूछे तो लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई थी। और भारतीय राज्य क्षेत्र का अगर हम बात करें, भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था। तो 1848 से 1856 इसके समय में डाक का विकास हुआ। इसके समय में रेलगाड़ी चलाई गई, पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही चलाई गई थी। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण काम हुए जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे फिर आगे, लेकिन अभी आप इसको देख लें। इसके बाद देखें तो लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे। देखिए, इसके बाद अगर हम देखें तो भारत का गवर्नर जनरल, तो ये है आपका लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से, देखिए 1856 से 1858। क्यों 1858? क्योंकि 1857 की क्रांति जो है वो इसी के समय में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी। इसीलिए आपका लॉर्ड कैनिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको याद रखेंगे, आप लिख लें 1857 का जो संग्राम है, क्रांति है, वो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। विश्वविद्यालयों की स्थापना इसके समय में की गई, ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्थापना का श्रेय भी लॉर्ड कैनिंग को जाता है। और इसके समय में ही क्या हुआ था? कंपनी के शासन का अंत लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। और एक महत्वपूर्ण काम, लॉर्ड जो विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, तो जो विधवाएं होती थी उनका पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ, ठीक है। तो इसके समय में विधवा पुनर्विवाह हुआ, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह का प्रारंभ इसी के समय में किया जाने लगा। और इसके समय में एक अगर हम बात करें तो अधिनियम पारित करके बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों में देखिए याद रखेंगे, उस समय प्रेसिडेंसी थी बंबई, मद्रास और कलकत्ता। इन तीनों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना इसी के समय में की गई थी। तो लॉर्ड कैनिंग जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसके समय में आपका कई महत्वपूर्ण काम किए गए थे। और इसके समय में क्या किया गया? महालेखा परीक्षक पद का गठन किया गया, यानी कि बोलेंगे कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो महालेखा परीक्षक, इसी को बोलते हैं महालेखा परीक्षक का पद सृजित किया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में इतने काम किए गए थे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा बंगाल का गवर्नर, फिर हमने देखा भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। अब हम गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगला जो आपका पॉइंट बनेगा, अब गवर्नर जनरल का पद जो है अब हट जाएगा। अब किसका पद आएगा? अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया है, तो अब आएगा किसका? वायसराय का पद। तो वायसराय का पद अगर हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल है और पहला वायसराय है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे एक कंपनी के रूप में, ठीक है। और इस लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में रेल का विस्तार हुआ। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे पहले 1853 में रेलगाड़ी चलाई गई, लेकिन रेलगाड़ी का जो विस्तार हुआ वो किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में ही रेलगाड़ी का विस्तार माना जाता है। और इसके समय में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, भारतीय दंड प्रक्रिया की शुरुआत की गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड एल्गिन। देखिए, लॉर्ड एल्गिन की अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग की 1858 से
देखिए वायसराय के रूप में 1858 से 1862 तक रहा। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 तक वायसराय के पद पर रहा। और इसके समय में क्या किया गया था, तो बहावी आंदोलन हुआ था और उस बहावी आंदोलन का इसने दमन किया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सर जॉन लॉरेंस, इसके बाद आता है सर जॉन लॉरेंस। देखिए सर जॉन लॉरेंस, और सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 1869। देखिए 1864 से 1869 तक सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल रहता है। और इसके समय में भूमि रक्षा कानून आया था इसके समय में। ठीक है, यानी इसके समय में अगर मूल रूप से देखें तो भूटान का विलय किया गया। थंडरबोल्ट की धरती कही जाती है भूटान। भूटान का विलय सर लॉरेंस के समय में किया गया। ठीक है, प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत की गई। ठीक है, और इसके समय में अकाल आयोग का गठन किया गया है ना। प्रथम बार समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत की गई थी। इसके समय में पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी किसके समय में, सर जॉन लॉरेंस के समय में, जिसका कार्यकाल 1864 से 1869 तक माना जाता है। तो ये आपके मूल रूप से बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, इन तीनों की भूमिकाओं को मुख्य रूप से बिहार के या अतिरिक्त जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए आपको निश्चित तौर पर अच्छे से याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और एक एक पॉइंट को कॉपी में नोट करना चाहिए, क्योंकि ये सभी पॉइंट आपके वर्तमान एग्जाम्स के लिए आवश्यक है। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल को जो 1869 से, देखिए ये सभी आपका लॉर्ड मेयो, तो ये 1869 से 1872 माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है लॉर्ड मेयो से कि पहली बार जनगणना किसके समय में हुई थी, तो पहली बार जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। और अगर पूछे कि पहली बार जो जनगणना नियमित जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर पहली जनगणना, तो मैं पहले इसी को लिखूंगा है ना, कि पहली बार जनगणना इसी के समय में हुई थी। लेकिन लॉर्ड मेयो के समय में यह नियमित नहीं था, लेकिन इसने पहली बार जनगणना करवाई थी। और ये जनगणना इसने कब करवाई थी, तो 1872। सभी एग्जाम के लिए आपका एकदम महत्वपूर्ण है। और इसी के समय में पहली बार देखिए कृषि विभाग की स्थापना, कृषि विभाग की भी स्थापना इसी के समय में की गई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। और इसके समय में मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना की गई थी और प्रांतीय प्रशासन में सुधार लाया गया था। देखिए प्रांतीय प्रशासन में सुधार इसी के समय में आया था, लॉर्ड मेयो के समय में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का जो कार्यकाल है वो आपका 1872 से 1876 का है। इसको बढ़िया से आप देखें, चूंकि अभी काफ़ी महत्वपूर्ण होते जा रहा है 1872 से 1876। और इसके समय में अफगान नीति काफ़ी तटस्थ रही और इसके समय में कूला आंदोलन भी किया गया। तो ये ज़्यादा नॉर्थ ब्रुक जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो लॉर्ड लीटन। देखिए तो लॉर्ड लीटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक जो कार्यकाल रहा वो लॉर्ड लीटन का। और लॉर्ड लीटन का कार्यकाल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके समय में अकाल आयोग का गठन किया गया था। देखिए अकाल आयोग का गठन किया गया था इसके समय में। और एक काम किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए ये आपका आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो इसी के समय में आया। और आगे अगर हम देखें तो लगभग भारतीय शास्त्र अधिनियम पारित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है, इसमें यह भी किया गया महारानी विक्टोरिया को
केसरे हिंद की उपाधि लॉर्ड लिटन के समय में ही किया गया था। तो ये आपका लॉर्ड लिटन काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लॉर्ड रिपन के बारे में देखेंगे। देखिए ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो भारत का हम लोग गवर्नर जनरल हो गया वायसराय, तो आगे हम लोग देखेंगे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। 1880 से 1884 जो कार्यकाल रहा वो लॉर्ड रिपन का रहा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहा, इल्बर्ट बिल पर बहस हुई, ठीक है। ये आपका इल्बर्ट बिल पर बहस की गई थी। ये आपका बराबर एग्जाम में पूछता है। इसके समय में प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी के समय में हुई थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। देखिए स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में। तो ये आप देख लीजिए, ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके समय में सबसे पहले लॉर्ड रिपन से एक सवाल और आएगा कि नियमित जनगणना किसके समय में हुआ, ठीक है। तो नियमित जो है जनगणना, तो नियमित जनगणना जैसा कि हम बता चुके हैं 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में। तो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। और अब प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना कराई जाती है, ठीक है। तो ये आपका लॉर्ड रिपन से काफी महत्वपूर्ण। तो 1884 अब देखिए आप लॉर्ड डफरिन के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए लॉर्ड डफरिन क्यों आवश्यक है। तो लॉर्ड डफरिन के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय। और ये आपका 1884 से 1888 का पीरियड रहा। और लॉर्ड डफरिन ने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया, तो इसके समय में कांग्रेस की स्थापना। तो ये बस एक ही चीज पूछा जाता है, कांग्रेस की स्थापना किस के समय में हुई थी, किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में हुई थी। तो आंसर बनेगा लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सॉरी यहाँ पर देख लें 1885, और A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई और 1885 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, तो ज़्यादा हमें देखना नहीं है, फिर हम लोग को दोबारा पढ़ना है इस चीज़ को। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हमने कर दिया है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से कर लें, चूंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड लैंसडाउन की बात करेंगे। देखिए लॉर्ड लैंसडाउन की बात करें तो 1888 से 1894 का कार्यकाल रहा लॉर्ड लैंसडाउन का। और इसके समय में सबसे पहले हम बात करेंगे 1892, और 1892 ईस्वी का सुधार अधिनियम आया था, यानी कि मुस्लिम संगठन का आरंभ माना जाता है लैंसडाउन के समय। सबसे पहले तो काफी इंपॉर्टेंट, मुस्लिम संगठन का आरंभ किसके समय से माना जाता है, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में समय से माना जाता है। और इसी के समय में क्या किया गया था, तो डुरंड रेखा का, देखिए लैंसडाउन के समय में डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, ठीक है। डुरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, तो डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। दूसरा कारखाना अधिनियम आया था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा खींची गई, लेकिन पाकिस्तान से अलग होने के बाद अब ये डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चला गया है। तो लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की बात करेंगे, ठीक है। देखिए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की बात करें तो 1894 से 1899 तक का इनका कार्यकाल रहा। 1894 से 1899, तो गवर्नर जनरल मॉडर्न हिस्ट्री का मेन पार्ट है सभी एग्जाम के लिए, तो आप इसको मूल रूप से पढ़ते रहें। तो इसके समय में, और चूंकि लॉर्ड एल्गिन से एक ही सवाल आता है कि इसके समय में 1895 से 98 के बीच में एक भयंकर अकाल आया था। देखिए इसके समय में भयंकर अकाल पड़ा था, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में आपका यही पूछा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे
देखिए लॉर्ड कर्जन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और ये आपका लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल देख लीजिए 1899 से 1905 का कार्यकाल रहा, वो लॉर्ड कर्जन का रहा। और कहा जाता है कि इसने इसके समय में, चूंकि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में भीषण अकाल पड़ा था, तो लोग अन्न के लिए, अन्न के दाने दाने के लिए तरस गए थे, भारी मौत हुई थी, बहुत बड़े पैमाने पे भारत में मौत हुई थी, इसलिए एक अकाल विभाग की स्थापना करना आवश्यक था। ठीक है, तो शासन और शिक्षा की सुधार इसके समय में हुई थी, और अकाल विभाग का गठन किया गया, विश्वविद्यालय विभाग का गठन किया गया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका कि भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में की गई थी। इसके समय में जो सबसे बड़ी घटना है इसके समय में, तो इसके समय में रेल बोर्ड बनाया गया। ठीक है, इसके समय में रेल बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, तो याद करेंगे, रेल बोर्ड का गठन किया गया। इसके समय में बंगाल का विभाजन, देखिए इसके समय में बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। ठीक है, इसके समय में बंगाल का विभाजन किया था। इसके समय में फ्रेजर कमीशन बना था। अकाल और विश्वविद्यालय तो छूट ही गया, अकाल और इसके समय में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके वनडे एग्जाम के लिए, तो इन सभी बिंदुओं को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका आएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल जो रहा ये 1905 से 1910 का रहा। ठीक है, 1905 से 1910 तक रहा। कोई खास इसमें नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम जो हुआ इसमें ये हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के समय में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मार्ले मिंटो सुधार आया इसके समय में, देख लीजिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 में। मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, देखिए 1906 में इसके समय में, चूंकि 1905 से 1910 का कार्यकाल है। ठीक है, और इसके समय में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया। देखिए इसके समय में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो किसके समय भाई, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। अब आता है जिसके दरबार में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग की अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा। देखिए 1910 से 1916 तक रहा। और इसके समय में क्या हुआ था, तो इसके समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। तीनों महत्वपूर्ण है। इसके समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1916 तक का रहा, इसलिए तीन जो मुख्य चीजें हैं इसके समय में, दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में, दिल्ली दरबार का आयोजन 1912 में, दिल्ली को राजधानी बनाया गया, देश की राजधानी दिल्ली को बनाई गई, कलकत्ता से हटाकर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और प्रथम जो विश्व युद्ध है वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। देखिए अगला है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1916 से 1921 तक का कार्यकाल, 1916 से 1921 तक का कार्यकाल लॉर्ड चेम्सफोर्ड का रहा। और इसके समय में जो सबसे बड़ी घटना हुई वह होम रूल लीग की स्थापना। देखिए होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट
तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तो किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसके समय में किया गया। और सबसे बड़ा कांड क्या हुआ इसमें? जालियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में किया गया। इसके समय में एक और काम हुआ था, रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया गया। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील किसी को गिरफ्तार करने का एक काला कानून आया। खिलाफत आंदोलन का इसके समय में देखिए सभी महत्वपूर्ण खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया गया। असहयोग आंदोलन और सैडलर आयोग, देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत और सैडलर आयोग का गठन। तो इतनी बातें आपको पढ़नी है, तो समझिए कि इन सभी बातों को पढ़ना है। होम रूल की स्थापना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सैडलर आयोग का गठन। तो ये सभी जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही किया गया था। तो ये आपका अति महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो आपके जनरल कंपटीशन यानी कि सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो 1916 से 1921 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट को देखें हम। देखिए लॉर्ड रीडिंग की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926, देखिए 1921 से 1926, और इसके समय में भी कई महत्वपूर्ण काम किए गए 1921 से 1926 में। तो इसके समय में सबसे पहला जो काम हुआ वह हुआ था कांग्रेस का दमन। ठीक है, कांग्रेस का देखिए हुआ था, कांग्रेस का दमन हुआ था। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसको हम लोग बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। और इसके समय में जो मूल रूप से एक कांड हुआ था 1922 में, तो वो कांड हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक है, ये चौरी चौरा कांड मध्य प्रांत यानी गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 से 1926। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इसको छोड़कर मैं इधर करा रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट्स कराना बहुत ही आवश्यक है। एक शॉर्ट नोट्स आपको करना बहुत ही जरूरी है। अगर इस शॉर्ट नोट्स को कर लेंगे तो इन चीज़ों को समझने में भी आपको काफ़ी आसानी होगी। तो लॉर्ड रीडिंग हमने करा दिया 1926 तक। उसके बाद लॉर्ड इरविन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक का रहा। अब 1926 से 1931 तक का जो भी काम होगा वो सब का सब लॉर्ड इरविन के समय में भी यही किया जाएगा, यानी कांग्रेस से समझौता होगा। और इसके समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वह पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलन। अब 1931 में 30 और 31, 30 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1931 में दूसरा हुआ था। इसके समय में क्या आया था? साइमन कमीशन का गठन इसी के समय में किया गया। और मुख्य बातें क्या हुई इसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के समय में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके समय में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। देखिए इसके समय में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था और इसी के समय में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता इसी के समय में किया गया। तो मूल रूप से लॉर्ड इरविन का और लॉर्ड रीडिंग का दोनों का कार्यकाल अति महत्वपूर्ण है, याद कर लेंगे। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, कांग्रेस का दमन, स्वराज पार्टी गठन, चौरी चौरा कांड। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य और गांधी इरविन समझौता। और कांग्रेस का भी इसमें कुछ समझौता हो गया था। ठीक है, इसके बाद हम 1931 के बाद आगे हम लोग चलेंगे। देखिए 1931 से 1934 का कार्यकाल हम देखेंगे। तो इस समय जो है ना, देखिए इस समय लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल है, यूं बोलेंगे विलिंगटन या वेलिंगटन का कार्यकाल है। और यह 1931 से 1934 तक का कार्यकाल है। और इसमें क्या हुआ? पुनः इसमें हुआ था
कांग्रेस का दमन। मूल रूप से गांधी जी अब जेल जा चुके हैं और गांधी जी जेल जाएंगे और वहां पर क्या होगा, सांप्रदायिक चुनाव कराने के लिए बातें कही जाएंगी और गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होगा जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। तो इसका डिटेल और हम लोग पढ़ेंगे। पूना समझौता या गांधी अंबेडकर समझौता के या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत देखिए, सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत और 1935 का अधिनियम भारत आया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1934 से 1936 या इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो अगला जो कार्यकाल होगा 1936 से 38 तक इसका कार्यकाल लगभग इसका रहेगा। फिलहाल 1936 से 1938 के रूप में देखें तो इसके समय में क्या आया था, 1940 तक ले लीजिए। इसके समय में अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव किसके समय में आया, तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही आया। पहला चुनाव हुआ क्रिप्स, देखिए इसका कार्यकाल आगे तक जाएगा, 42 तक जाएगा। ठीक है, इसका कार्यकाल बढ़ जाएगा। देखिए कार्यकाल बढ़ने का मूल रीजन है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई जिसके कारण लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल बढ़ेगा। अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों याद रखेंगे। क्रिप्स प्रस्ताव आया इसके समय में और इसके समय में आया भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही की गई थी। तो मूल रूप से इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। भारत का गवर्नर जनरल अगर हम देखें तथा वायसराय या क्राउन का प्रतिनिधित्व, यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउन का प्रतिनिधित्व शुरू हो गया, या यूं बोलें तो भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय, इन दोनों को मिला दें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हैं लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से अब फिर 1938 और इसका आगे बढ़ते चला जाएगा 1943 तक जाएगा। ठीक है, ये 1936 से 1943 तक इसको एक बार में लिख देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ जो हमने हाल ही में किया। ठीक है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए और आगे हम लोग देखें तो 1943 से अब कौन आ जाता है भाई, तो लॉर्ड वेवेल। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, देखिए 1943 से ये 1947 लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल, कांग्रेस नेताओं की इसमें रिहाई होती है। ठीक है, कैबिनेट मिशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो कैबिनेट मिशन आया था संविधान निर्माण करने के लिए, कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 किसके समय में आया था, तो लॉर्ड वेवेल के समय में आया था। और इसके समय में एक और बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी भाई, अंतरिम सरकार का गठन किया गया और ये गठन 1946 में किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन, और इसके समय में भारत विभाजन किया गया। भारत का विभाजन किया गया, आम चुनाव, केंद्रीय तथा प्रांतीय आम चुनाव कराए गए, भारत विभाजन हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, कैबिनेट मिशन आया, ये लॉर्ड वेवेल के समय में आया था। नेक्स्ट, और अगर हम अंतिम की बात करें तो अंतिम कौन है भाई, तो लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगले हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो 1900, देखिए 1947 से 1948 यानी कि हमारा देश आजाद हो चुका है और अंग्रेजों के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में ये लॉर्ड माउंटबेटन है। स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो पहले गवर्नर जनरल के रूप में कौन रहे हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन रहे हैं। इनके समय में सांप्रदायिक दंगे हुए थे इनके समय में, और भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए गए। ठीक है, गांधी जी की हत्या इनके समय में हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए, और इनके समय में क्या हुआ था, इनके समय में कश्मीर युद्ध हुआ, भारत पाक विभाजन हुआ, इनके समय में गांधी जी की हत्या कर दी गई, और इनके समय में
एक प्रकार से अगर देखें सांप्रदायिक दंगे यानी कि हिंदू मुस्लिम जो है वो दंगे लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हुए थे। अब चलिए लास्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या बोलेंगे सी राजगोपालाचारी की अगर हम बात करें तो ये 1948 से 1948 से 1950 अगर हम बात करें तो प्रथम ये क्या थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में इनको जाना जाता है। और इनके समय में संविधान का निर्माण हुआ, नए संविधान का निर्माण हुआ। भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालाचारी को जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपका गवर्नर जनरल और वायसराय का शॉर्ट नोट्स एक तरह से कराया है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें, पूरा का पूरा जो हमने लिस्ट करा दिया, इस पूरे लिस्ट को याद करना, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।